नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट। लगातार 12वें दिन आज कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक रही। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.26% हुई। 1,96,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बिहार में म्यूकोरमाइकोसिस फंगस मरीजों की संख्या 297 हुई। सरकार ने कहा, फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति बढ़ाई गई। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों के लिए अतिरिक्त 19,420 शीशियां आवंटित की गईं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 8% से कम हुई। विभिन्न जिलों में आज से बाजारों, मॉल और शोरूम के खुलने के समय में आंशिक ढील। भारत और न्यूजीलैंड ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। चक्रवात यास के अगले 12 घंटे में अत्यधिक भीषण तूफान में बदलने की आशंका। तूफान से अत्यधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमें तैनात। एमबी राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और ऊर्जा मंत्रालय ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगा। दोपहर समाचार में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज लगातार 12वें दिन संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक रही। पिछले 24 घंटे में 3,26,000 कोविड रोगी ठीक हुए, जबकि 1,96,427 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर में और सुधार हुआ है और ये 89.26% हो गई है। लगभग 40 दिन बाद संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या 2 लाख से कम हो गई है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का लगभग 9.6% है। वर्तमान में 25 लाख से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। अब तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी संक्रमण से उबर चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। दैनिक संक्रमित लोगों का लगभग 75% इन्हीं 10 राज्यों से है। कल इस महामारी से 3,511 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 3,07,231 हो गई है। जांच, निगरानी, उपचार, पृथकवास और टीकाकरण की 5 सूत्री रणनीति पर अमल करते हुए देश में अब तक 33 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड जांच की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल 20,58,000 से अधिक जांच की गई। केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपने स्तर पर सभी संसाधनों का सक्रियता से उपयोग किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में कहा है कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न स्तरों पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई, परामर्श जारी किए, समीक्षा बैठकें की गईं और समर्पित कार्यबल तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि सदियों में आने वाली ऐसी आपदा से मुकाबले के लिए सरकार सभी सक्रिय प्रयासों और समन्वय के बावजूद मौजूद कमियों को दूर करने के लिए तत्पर है। श्री रेड्डी ने कहा कि ऐसी खामियों से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश भविष्य में संभावित एक और लहर का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि महामारी का सबसे बुरा दौर जल्द ही हमारे पीछे होगा और भारत आर्थिक विकास तथा संपन्नता की राह पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोविड महामारी के खिलाफ बहुस्तरीय संघर्ष महात्मा गांधी के विचार कर्म ही प्राथमिकताओं की अभिव्यक्ति है का उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध से बहुस्तरीय मोर्चों पर सक्रियता से लड़े जाने की आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सा बुनियादी ढांचा सुरक्षित करना, कोविड परीक्षण क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं समेत चिकित्सा सामग्री का उत्पादन बढ़ाना और देश के प्रत्येक इच्छुक नागरिक का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करना शामिल है।
भारत लगभग 20 करोड़ कोविड टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कल लगभग 24,30,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 19 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 18 से 44 वर्ष के करीब 12,55,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया। अब तक 18 से 44 वर्ष के 1 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इस आयु वर्ग में बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। केंद्र सबसे अधिक संवेदनशील लोगों को कोविड से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तर पर निरंतर निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण की दर कम होने के साथ ही सभी जिलों में बाजार, मॉल और शोरूम को आज से आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उन जिलों में जहां पॉजिटिविटी दर 8% या उससे कम है, वहां राज्य सरकार ने अब सभी बाजार, दुकानें, शोरूम और मॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि आदेश में यह कहा गया है कि दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ पार्सल करवाकर या ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से भोजन बुलवाया जा सकेगा। सिनेमा हॉल और थिएटर आदि फिलहाल बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से राजधानी रायपुर सहित 14 जिलों में पॉजिटिविटी दर 8% से कम दर्ज की गई है। उन जिलों में जहां पॉजिटिविटी दर 8% से अधिक है, वहां लॉकडाउन पुराने दिशा निर्देशों के अनुसार ही जारी रहेगा। इन जिलों में यदि लगातार 5 दिनों तक पॉजिटिविटी दर 8% से कम दर्ज की जाएगी, तभी लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने आज से ऑटो सर्विस सेंटर जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन सैलून, नाई की दुकान, स्पा और मॉल अभी बंद रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार ने स्पष्ट किया है कि दवाई की दुकानें और खाने पीने की चीजों की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। संपर्क केंद्र सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दवाई की दुकानें सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे खुलेंगी। उन्होंने बताया कि खेल परिसर, रेस्तरां और होटल बंद रहेंगे, लेकिन घर पर सामान पहुंचाने की सुविधा जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि सक्रिय मरीजों की संख्या 0% की जा सके। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री चौहान कोविड नियंत्रण समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में सोमवार को 2,936 नए मामले दर्ज किए गए और 60 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 6,989 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 53,653 हो गए हैं, जबकि कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 3.8% हो गई है। हर दिन 70,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन समिति को संबोधित करते हुए कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर न आने दें। हालांकि वैज्ञानिकों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था और बचाव के उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 7 मरीजों की मौत हुई है। केंद्र ने एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की 120 शीशियां राज्य को उपलब्ध कराई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्री पांडे ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। केंद्र ने पिछले 4 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की 43,000 से अधिक शीशियां आवंटित की हैं।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया है कि सरकार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंगस रोधी औषधि के उत्पादन में तेजी ला रही है। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की 19,420 शीशियों की आपूर्ति की गई है। इससे पहले केंद्रीय रसायन मंत्री ने पिछले एक महीने में कोविड से निपटने के लिए रेमडेसिविर की करीब 1 करोड़ शीशियों का त्वरित और समय पर आवंटन सुनिश्चित किया था। देश में फंगस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और इसके कारण फंगस रोधी दवा की मांग बढ़ी है। इस फंगस के लक्षण, कारण और उपचार पर पेश है हमारे संवाददाता आनंद चतुर्वेदी की विशेष रिपोर्ट। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मिथ्या नाम से जाने जाने वाली बीमारी वास्तव में एक बहुत ही सामान्य समूह के कवक म्यूकोरमाइसिटिस से होती है। यह एक बहुत ही सामान्य कवक या फंगस समूह है जो मिट्टी और हमारे पर्यावरण में आसानी से पाया जाता है। इस संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि कई टर्म्स जो है वो मिसलीडिंग है और जिससे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो व्हाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। व्हाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शन देखते हैं वो या तो म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सिडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन हैं। इस बीमारी के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल रही हैं। यहाँ ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि हम में से हर किसी को इससे संक्रमण से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कवक को एक स्वस्थ या औसत प्रतिरक्षा वाला व्यक्ति भी आसानी से रोक सकता है। यह बीमारी वायरस की तरह हवा से भी नहीं फैलती और न ही ये संक्रामक है। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। दूसरा कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि उन कोविड रोगियों में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले अधिक हैं जो पहले से ही मधुमेह से पीड़ित थे। ये उन रोगियों में भी देखा जा रहा है जिन्होंने अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा है कि इस बीमारी को अस्पतालों में दिए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन से जोड़ के देखा जाना भी प्रामाणिक तौर से स्थापित नहीं हो पाया है। दूसरा ये समझना जरूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ। जहाँ एक ओर स्वस्थ व्यक्तियों को म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस फंगल रोग से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार मिलने से इनमें सुधार लाया जा सकता है। पंजाब के विभिन्न इलाकों से फंगस के 111 मामले सामने आए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि इनमें से 25 मामले सरकारी अस्पतालों जबकि 86 विभिन्न निजी अस्पतालों से मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये मामले मुख्य रूप से उन लोगों में देखने को मिले हैं जो कोविड-19 से ठीक हुए हैं या एचआईवी तथा कैंसर से पीड़ित हैं या फिर जिन्हें स्टेरॉयड दिया गया है, लंबे समय से ऑक्सीजन पर रहे या जिन्हें मधुमेह की शिकायत है, ऐसे लोगों में भी इसका असर देखा गया है। श्री सिद्धू ने बताया कि इस बीमारी के उपचार के लिए एंटी फंगल दवाइयों की जरूरत होती है और केंद्र सरकार इन दवाओं की आपूर्ति कर रही है। कोई भी व्यक्ति इन दवाओं को सीधे बाजार से नहीं खरीद सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के विशेषज्ञ समूह ने उपचार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दे दिया है। इलाज करने वाले अस्पतालों और चिकित्सकों को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। श्री सिद्धू ने बताया कि जिस व्यक्ति को इसके उपचार की आवश्यकता है वे समिति से ईमेल mucorpunjab@gmail.com या 8872
090028 पर फोन करके सलाह ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में फंगस से 62 लोग प्रभावित हैं। इनमें से 10 चंडीगढ़ के हैं। प्रशासन सलाहकार मनोज परीदा ने बताया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने मिलान कंपनी से करीब 1 करोड़ 20 लाख मूल्य की लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 2000 शीशियों का ऑर्डर दिया है। उन्होंने बताया कि फंगस से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूर्यकांत ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उन्हें फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। संक्रमण के आरंभिक 5 दिनों में स्टेरॉयड नहीं लेना है। लोगों की इम्यूनिटी है वो बिल्कुल मत डरे, उनको कोई काला नीला पीला फंगस नहीं होगा। और जो लोग होम आइसोलेशन में अपने घर पे ही इलाज करा ले रहे हैं उनको ब्लैक फंगस बिल्कुल नहीं होता है। कि वे लोग भले ही उन्होंने 2-4 दिन 10 दिन का स्टेरॉइड खा लिया है वो बिल्कुल चिंता नहीं। काला फंगस तब होता है जब ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड के कारण लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, साथ में डायबिटीज है और फिर हाई डोज स्टेरॉइड चला, उसके कारण शुगर बढ़ गई तो और ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो गई। डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि ऑक्सीजन स्तर कम होने पर ही रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। अस्पताल में भर्ती करवाना है जब मरीज की 90 से नीचे ऑक्सीजन आ जाए या मरीज के होंठ और नाखून ये सब नीले हो जाएं और या फिर मरीज की बेहोशी आने लगे, बुखार 104 से नीचे ना उतरे, ऐसी कोई समस्या होती है तो 90 के नीचे ऑक्सीजन या इन लक्षणों में से कोई है तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। फिर इन दवाओं पर आप निर्भर नहीं रह सकते। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट। लगातार 12वें दिन आज कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक रही। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.26% हुई। 1,96,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बिहार में म्यूकोरमाइकोसिस फंगस मरीजों की संख्या 297 हुई। सरकार ने कहा फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति बढ़ाई गई। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों के लिए अतिरिक्त 19,420 शीशियों की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 8% से कम हुई। विभिन्न जिलों में आज से बाजारों, मॉल और शोरूम के खुलने के समय में आंशिक ढील। भारत और न्यूजीलैंड ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। चक्रवात यास के अगले 12 घंटे में अत्यधिक भीषण तूफान में बदलने की आशंका। तूफान से ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमें तैनात। एमबी राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और ऊर्जा मंत्रालय ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच तीसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के मामलों की सचिव सुश्री रीवा गांगुली दास ने किया। न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व विदेश कार्य और व्यापार मंत्रालय में उप सचिव श्री मार्क सिंक्लेयर ने किया। इससे पहले इस तरह की बैठक फरवरी 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। बैठक के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की गई। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों देश अंतरिक्ष, आतंकवाद से निपटने, साइबर सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के महत्व पर भी सहमत हुए। दोनों देशों ने आपसी महत्व के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के आज और तेज होकर भीषण रूप लेने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार यास कल दोपहर तक उत्तरी ओडिशा के धामरा और बालेश्वर के तट को पार कर सकता है। तूफान के असर से इन इलाकों में 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में हवाएं चल रही हैं और वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने भद्रक, बालासोर, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जैसे 4 अति संवेदनशील जिलों के लिए तेज से बहुत तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच ओडिशा सरकार चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में राहत और बचाव के लिए दलों को तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
आज सवेरे 10 बजे तक निचले और संवेदनशील इलाकों से करीब 50 से 60 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भुवनेश्वर में राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जाना ने बताया कि सभी संबंधित जिला प्रशासन ने आज शाम तक लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 6,900 आश्रय गृह बनाए गए हैं, जिनमें 7.5 लाख लोग रह सकते हैं। इन 4 जिलों के अलावा कई अन्य जिलों के स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क किया गया है। सरकार ने चक्रवात के बाद पेयजल, बिजली और सड़क जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने में मदद के लिए बड़ी संख्या में टीमों को तैयार रखा है। ओडिशा से जी.सी. दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। चक्रवाती तूफान यास कल सुबह तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा। तूफान के कल दोपहर अति भीषण चक्रवाती तूफान की क्षमता में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पारादीप और सागर द्वीप के बीच से टकराने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने आज कहा कि तूफान यास पिछले 6 घंटों में बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। ये पारादीप से 320 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, बालासोर से 430 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, दीघा से 420 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और खेपूपाड़ा से 470 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवात यास के असर से पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में बहुत अधिक वर्षा होने का अनुमान है। उत्तरी और दक्षिण 24 परगना जिलों में मध्यम और तेज वर्षा हो रही है। दक्षिणी 24 परगना जिले में 1,90,000 से अधिक लोगों को बाढ़ और तूफान से बचने के लिए बने बहुउद्देशीय शिविरों में पहुंचाया गया है। सागर और गोसाबा इलाकों में नदियों और बांधों का जलस्तर उफान पर है। दीघा में समुद्री लहर सुरक्षित दीवारों से भी ऊपर पहुंच गई है। तटवर्ती गांवों में समुद्र का पानी भरना शुरू हो गया है। जिले के निचले तटवर्ती इलाकों से 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में बने नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। झारखंड में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एक रिपोर्ट। चक्रवात यास के आज झारखंड के क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना जताई गई है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 5 दिनों तक चक्रवात यास से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में आज शाम से भारी बारिश और करीब 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि चक्रवात का गहरा दबाव राज्य की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के उपायुक्त ने यास से बचाव के लिए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस बीच चक्रवात यास के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 और 27 मई के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को उपायुक्त ने स्थगित कर दिया है। एनडीआरएफ की एक टीम बचाव अभियान और राहत कार्यों के लिए झारखंड पहुंच चुकी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। गृहमंत्री अमित शाह ने कल वर्चुअल बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल बैठक में शामिल हुए। गृहमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों के साथ हर संभव सहयोग करने के आदेश दिए, जिससे उच्च जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्री MB राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। राज्य विधानसभा में आज चुनाव कराया गया। श्री राजेश को 140 में से 96 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार C विष्णुनाथ को 40 वोट मिले। श्री राजेश केरल विधानसभा के 23वें अध्यक्ष हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और विपक्ष के नेता VD सतीशन श्री राजेश को विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक ले गए। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में NR कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण कल 15वीं विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष की शपथ लेंगे। कोविड महामारी के कारण राजनिवास में सादा समारोह आयोजित किया गया है। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन श्री लक्ष्मी नारायण को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कल ही सभी 30 विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। पुदुचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल हो रही है। विधानसभा चुनाव में NR कांग्रेस ने 10 और भाजपा ने 6 सीटें जीती हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का फैसला किया है। ये निर्णय फसल अवशेष और ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के उद्देश्य से लिया गया है।
ये देश में विद्युत उत्पादन के स्रोतों में बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। मिशन ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का वर्तमान स्तर 5% से बढ़ाएगा। ये फसल अवशेषों समेत बायोमास तत्वों की ऊर्जा संयंत्रों तक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी वर्तमान बाधाओं को दूर करने पर भी काम करेगा। महाराष्ट्र में बाघों की संख्या में सकारात्मक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है और इस समय राज्य में 312 बाघ हैं। चंद्रपुर राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला अभयारण्य है। हालांकि बीते कुछ दिनों के दौरान मनुष्यों और पशुओं के बीच टकराव की घटनाएं भी बढ़ी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने तदोबा अंधारी बाघ अभयारण्य के पास के 2 गांवों के पुनर्वास के लिए संबंधित अधिकारियों से तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। आज मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत की भी पुण्यतिथि है। आज का संस्कृति संदेश लक्ष्मीकांत के नाम। आज 25 मई है, संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्यतिथि। संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। संगीत की शिक्षा उन्होंने उस्ताद हुसैन अली से हासिल की थी। इसी बीच उन्होंने बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन बजाना सीखा। जब लक्ष्मीकांत 10 साल के ही थे तब इन्होंने लता मंगेशकर के कंसर्ट में मैंडोलिन बजाया था। लता मंगेशकर के परिवार द्वारा संचालित एक म्यूजिक अकेडमी में ही लक्ष्मीकांत की प्यारेलाल से मुलाकात हुई थी। यहाँ से ही उनकी दोस्ती पक्की हो गई, जो जीवन पर्यंत चलती रही। बाबू भाई मिस्त्री ने अपनी क्लासिकल फिल्म पारसमणि के लिए इन्हें चुन लिया। बाद में मिलन, 2 रास्ते, तेजाब, सौदागर जैसी न जाने कितनी फिल्मों को इन्होंने संगीत से सजाया। हालांकि मौत के क्रूर हाथों ने 25 मई 1998 को इस महान संगीतकार को हमसे छीन लिया, लेकिन उनके संगीतबद्ध किए गए गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लीजिए सुनिए उनकी पहली फिल्म। अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि है। सुनील दत्त ने शानदार फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशकों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनका असली नाम और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट। लगातार 12वें दिन आज कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक रही। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.26% हुई। 1,96,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। बिहार में म्यूकोरमाइकोसिस फंगस मरीजों की संख्या 297 हुई। सरकार ने कहा फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति बढ़ाई गई। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों के लिए अतिरिक्त 19,420 शीशियां आवंटित की गईं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 8% से कम हुई। विभिन्न जिलों में आज से बाजारों, मॉल और शोरूम के खुलने के समय में आंशिक ढील। भारत और न्यूजीलैंड ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया। चक्रवात यास के अगले 12 घंटे में अत्यधिक भीषण तूफान में बदलने की आशंका। तूफान से ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमें तैनात। एमबी राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और ऊर्जा मंत्रालय ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।